Hello everyone. This is Kanchan Gupta. Welcome you all to my channel. This is UGC Education Paper 2. So आज मैं बात करूंगी जेके सेट के जो पेपर आपका अभी अभी रिसेंटली जो 7 सितंबर 2025 में हुआ था उसके पेपर मुझे मिला, तो मैंने उसका सोचा थोड़ा सा एग्जाम डिस्कस किया जाए, पेपर एनालिसिस किया जाए. सो दिस इज कम्प्लीटली अनऑफिशियल. ठीक है. सो बेसिकली मेरा मोटिव था कि जो अदर पेपर्स जो कमिंग अप लाइनअप है, चाहे वो आपका कोई भी जेके पीएससी यूजीसी जो भी पेपर है उसके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगा. रिसेंटली पेपर कोई भी हो आप करिएगा जरूर. मोस्टली कई बार चांसेस हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए या आपको कुछ और क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, तो मस्ट भी आपको जो है रिसेंटली पेपर्स करने चाहिए. उसी पर्पज से मैं ये पेपर आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर है. गिवन बिलो अदर टू स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिया हुआ है. स्टेटमेंट 1 में कहता है कैलकुलेटेड वैल्यू, जस्ट लेट मी सेट. सो यहाँ आपको कहता है कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी कोरिलेशन की वो 0.88 है. और स्टेटमेंट 2 कहता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में. ठीक है. सेम पैटर्न रहेगा. क्वेश्चंस आप पढ़िए, अच्छे आराम से पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने आंसर्स लगाइए जैसे भी आपको करना है. लेकिन मैं इसका आंसर आपके साथ शेयर कर रही हूँ. दैट विल बी द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्यों क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो 0.88 है दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप आपको दिखाता है. ठीक है. इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन भी आपका जो है रिसर्च से ही है, जिसमें आपको बोला गया है एसर्शन दिया हुआ है हाइपोथेसिस कैन कॉमनली बी टेस्टेड 0.05 जो लेवल होता है उस पे हम लोग करते हैं. एंड इट मिनिमाइज द चांस बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो है इन मोस्ट केसेस में मिनिमाइज कर देता है. तो उसके लिए आपको बोथ बोला गया है. ट्रू है, आर इज करेक्ट है. ठीक है. उसके बाद आपको बोला गया है ए फॉल्स है, आर ट्रू है, या बोथ ट्रू है, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. जो भी आपका 4 ऑप्शंस रहते हैं वो है. सेम वीडियो पॉज कर लेना. आंसर लॉक करने पे हमें पता चलता है जी जो आंसर है दैट इज ए. तो ट्रू है बिकॉज हम लोग जो है हाइपोथेसिस कॉमनली जो है 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस पे करते हैं, लेकिन इट मिनिमाइज द चांसेस, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. क्योंकि हमारा जो टाइप 1 का एरर होता है, देखो जो टाइप अल्फा जो टाइप 1 होता है टिपिकली इंक्रीजेस द टाइप 2 बीटा अनलेस जब तक कि यू ऑल्सो चेंज द सैंपल साइज. आपको पता है जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपका चांस ऑफ एरर कम हो जाता है. सो देयर इज हम लोग जो है इन लेवल्स के ऊपर जो है मोस्टली अपना चेक करते हैं, नॉट यूनिवर्सली ऑप्टिमल. तो हम सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं. नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए. अरेंज द स्टेजेस इन कंडक्टिंग अ ग्राउंड थ्योरी स्टडी. अब ग्राउंड थ्योरी स्टडी कर रहे हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कर रहे हैं. So two sample individuals who have experienced the process to locate a process to study, validate the theory and उसको write the report. Obviously ये हम लास्ट में करते हैं जब भी हम रिपोर्ट राइट करते हैं. to code that जो है डेटा इनटू कैटेगरीज में और इंटर रिलेट कैटेगरीज टू फॉर्म थ्योरी फॉर्म करने के लिए जब हम करते हैं. तो इसका आंसर आप देखिएगा, अपना बनाइएगा स्टेप्स. इसमें आपको जैसे भी क्रोनोलॉजिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं उसका क्रोनोलॉजी बनाना है आपको. तो इसका आंसर आता है सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, लोकेट द प्रोसेस ऑफ स्टडी करते हैं. मतलब सबसे पहले हम एक सोशल प्रोसेस का जो भी फिनोमिना रहता है कि कैसे हमें करना है वो हम करते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन. देन हम लोग जो भी उससे रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कोडिंग किया एंड देन हम उसको फाइनलाइज करते हैं. क्लियर? ठीक है. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. जेके सेट चल रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. हाउ डज द मिक्स मेथड रिसर्चर कलेक्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा. कैसे उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं दोनों ही मेथड को कैसे वो मिक्स करते हैं. तो इसका आंसर आपका बनता है कॉन्करेंटली. आपने देखा होगा जब भी आपने मिक्स्ड रिसर्च पढ़ी थी तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले हमने क्वांटिटेटिव किया, देन हमने जो है क्वालिटेटिव किया. तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग उसमें कॉन्करेंटली रिसर्च करते हैं. नेक्स्ट देखो, कौन सा मॉडल है ब्लेंड किया जाता है ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस. मतलब दोनों ही जो ट्रेनिंग लेवल होते हैं जरूरत होती है. मतलब आप मतलब लाइव भी लेते हो प्लस आप जो है बैक जो है आफ्टर क्लास भी जो है ऑफलाइन भी क्लासेस
करना पसंद करते हो तो दैट विल बी योर ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल होता है, जिसके अंदर डिजिटल फर्स्ट लर्निंग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरह की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको बताना है, जिसमें ऑप्शंस आप देख ही रहे हो कि डेवलपिंग द सूटेबल लर्निंग जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप किया जाता है। एनालिसिस करते हैं हम प्रोसेस का, यूटिलाइजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस फॉर द गोल अचीवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ओनली, देखिए इसमें से कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको नैरो फेज पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे था यूटिलाइजिंग दी, ये वाला आपका नैरो है। एंड डेवलपमेंट अप्रोच विजुअल एड्स, क्या क्या सिर्फ हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में विजुअल एड्स ही यूज करते हैं, ये आपका यहाँ पे फिफ्थ वाला नैरो कर दिया इन्होंने। एंड प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीडबैक थ्रू इवैल्यूएशन, आपको फीडबैक मिलता है, तो इसका बेस्ट आप इसका आंसर जब चूज करेंगे दैट विल बी द फर्स्ट एंड द फोर्थ वन, जिसमें हम गोल अचीवमेंट की बात करते हैं, एंड द सिक्स्थ वन। ठीक है, तो ये आप, तो यहाँ आपका ये वाला है आंसर, ये रहा। ठीक है, सो ओनली जो यहाँ पे भी लिखा है ना कि बस जैसे देखो यहाँ पे भी ओनली वाला पोर्शन लिखा है, क्या सिर्फ हम उसी में काम करते हैं ओनली वाले पोर्शन में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें एश्योर मॉडल है, एश्योर मॉडल है फॉर द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अब आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एश्योर मॉडल में आपको पता है डीमैक हम लोग यूज करते हैं, डीमैक। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फोकस इज ऑन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल लर्नर कैसा है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज चूजन, टीचिंग ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट, क्या जो हम टेक्स्ट बुक में कंटेंट कर रहे हैं उसको टीच करना सिर्फ आता है, या क्लासरूम कल्चर, या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, या असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस, कि जो स्टूडेंट की सक्सेस है उसको असेस करना। राइट, तो यहाँ देखो अगर आप ऑप्शन चूज करोगे तो देखो मैंने कहा था ना एश्योर मॉडल का फुल फॉर्म जरूर करना, एनालिसिस लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, द फर्स्ट इज क्लियर, ये आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, एनालाइज द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट मेथड्स मीडिया एंड मटेरियल। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे चूज किया और आपका आंसर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। P2P टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग, किस तरह की लर्निंग को शो करता है, तो ये है पीयर ग्रुप लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, जस्ट अ मोमेंट। इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग आपको इसमें से बतानी है, सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन है, फ्लिप क्लासरूम है, इसमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट समझा जाता है, दैट वुड बी विच वन, फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हमारा अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद रिसर्च नीड्स टू बी कंडक्टेड ऑन स्ट्रैटेजीज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, सीके प्रहलाद ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कंडक्टेड स्ट्रैटेजीज ऑन वेल्थ क्रिएशन बाय एड्रेसिंग द नीड्स एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। आपने देखा होगा कि इन्होंने बॉटम ऑफ पिरामिड जिसके अंदर रीजन कह दिया कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है इज ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, कि हमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। एक सेकेंड, अब बात ये आती है सीके प्रहलाद ने
सीके प्रहलाद ने बोला कि हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है। अगर हम देखें बॉटम ऑफ द पिरामिड वो था जिसके अंदर पीपल हु लिव ऑन लो इनकम ऑफन लेस देन ₹2 पर डे, उन्होंने उसमें उनको डाला था। एंड ऑल्सो इंडिविजुअली पुअर है कलेक्टिवली ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस की रखता है एंड अ चांस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उनका बेसिक जो आइडिया रहता था प्रहलाद का वो था बिजनेस पोटेंशियल की, किसी चीज में किस तरह की जो है बिजनेस पोटेंशियल होना चाहिए कि कंपनीज जो है एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा के सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है। इनोवेशन ड्राइवर दिया कि सर्विंग दिस सेगमेंट है, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से कोशिश किया गया कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड था इज बेसिकली इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू प्रॉफिट्स बाय एंगेजिंग द पुअर इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, ये था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ उनका पैरामाउंट फोकस था कि हम जो बॉटम में रहने वाले लोग हैं जिनकी इनकम ₹2 पर डे है उनको हम कैसे जो है वेल्थ क्रिएशन करके जो है किस तरीके से अच्छी स्ट्रैटेजीज लगा के हम ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, चलो व्हाट इज द चेंज ऑब्जर्व्ड इन द रिवाइज्ड नैक फ्रेमवर्क। नैक के फ्रेमवर्क में वेटेज ऑफ सेल्फ स्टडी रिपोर्ट और ये सब, तो इसमें आंसर देख लेना 70 to 30% आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया था? असेसमेंट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, सेकेंड पार्टी असेसमेंट ऑफ सर्विसेज या म्यूचुअल असेसमेंट ऑफ सर्विसेज। तो म्यूचुअल रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे अब आपका आंसर जो आता है दैट विल बी टू प्रोवाइड द इंडिपेंडेंट यानी कि थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कि इफ एनी इंस्टीट्यूशनल चेंज अनफ्रीजिंग द स्टेटस को पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो अनफ्रीज वाली सिचुएशन है, स्टेटमेंट 2 ड्राइविंग फोर्स which direct the behavior away from the status quo can be decreased। तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ल्यूइन की दी हुई स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपने अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज की बात की है। तो वो क्या करते हैं? अनफ्रीज द स्टेटस को पोजीशन, यानी कि जब आपकी जो करंट सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको अनफ्रीज किया जाता है सबसे पहले, ताकि हम उसमें आने वाले जो बदलाव हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको डायरेक्ट हम डील कर सके। उसके बाद आता है चेंज, फिर आता है उसको रीफ्रीज करना कि वॉट एवर द चेंजेस हैज बीन डन इनटू द सिचुएशन स्टेटस को, उसके बाद उसको रीफ्रीज कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्ट करता है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ड्राइविंग फोर्स विच डायरेक्ट द बिहेवियर अवे फ्रॉम स्टेटस को कैन बी डिक्रीज्ड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट मस्ट बी इंक्रीज्ड होना चाहिए, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस आर डिक्रीज्ड होने चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ट्राइंगुलेशन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कहाँ में रखा है? दिया तो था है, तो ले ले, पढ़ा रही हूँ मैं, यहीं बैठी चला। Yes, comparing data collected through the same kind of qualitative and quantitative method, comparing and checking the consistency of information, बेसिकली ट्राइंगुलेशन बोला गया है कि ट्राइंगुलेशन है क्या। ठीक है ना, तो इसमें आप पूरा ऑप्शंस पढ़ना। यूजिंग मल्टीपल एज अपोज्ड टू सिंगुलर ऑब्जर्व, मुझे पढ़ाने दे, यहाँ देख ले। सिंगुलर एंड एनालिस्ट एंड कंपेयरिंग टू जो है रिसर्च टूल्स डिफरेंट आउटकम्स, यहाँ लिख ले। पेन दिखा, ये थोड़ी वहां पे
ठीक है, इसका आंसर आप लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी कि क्या होता है ट्रायंगुलेशन, कि कंपेयरिंग एंड चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कितनी कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन आती है बाय डिफरेंट मीन से। क्लियर? Now, question number 16 है, there will be no significant difference between the mean gain scores of control and experimental group of class 9th in the achievement of English. So, which type of hypothesis has been formulated? किस तरह का hypothesis मिलता है? Directional है, null है, inductive hypothesis है या alternate hypothesis है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कीवर्ड आपको देखना and then उसके बाद आप find कर पाओगे this will be the null hypothesis. Next one, purposive sampling कैन बी क्लासिफाइड, सिंपल है इसीलिए मैं सीधा आंसर ही दे रही हूं, दैट विल बी नॉन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन, विच काइंड ऑफ डेटा कलेक्टेड यूजिंग रेटिंग स्केल, जब हम रेटिंग स्केल लगाते हैं, रेट करते हैं, उस दौरान हम कोई फैक्ट के लिए, परसेप्शंस के लिए, रिएक्शंस के लिए, रिएक्शंस मतलब आप फूड, आपको आप होटल में जो फूड खाने आया है, आप उसके रिएक्शंस के लिए कि फूड कैसा था, स्पाइसी था, नॉन स्पाइसी था, व्हाटएवर, सो हमें रिएक्शन फीडबैक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, परसेप्शन जानने के लिए रेट करते हैं, डिस्क्रिप्शंस है, एनालिसिस है और एटीट्यूड है। तो बेसिकली हम लोग रेटिंग जो स्केल होता है वो परसेप्शन, रिएक्शन और एटीट्यूड के लिए करते हैं। अरेंज द स्टेप्स इन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, ये रिसर्च रिपोर्ट का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। ठीक है जी, रिव्यू दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, समरी एंड कंक्लूजन दिया हुआ है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। राइट, सो यहाँ अगर आप आंसर लगाएंगे दैट विल बी योर 1 2 4 3 कि सबसे पहले रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपने किया, देन उसका फ्रेमवर्क तैयार किया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, डेटा का प्रॉपर एनालिसिस किया एंड देन कंक्लूजन फाइंड किया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, क्वेश्चन नंबर 20 पे है, डिवीजन ऑफ लेबर विच एग्जिस्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जब हमारे इंस्टीट्यूशन में डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो हम टाइलर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है इंस्ट्रक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है आर एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक रोल्स, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने देखी स्टेटमेंट, चूज करेंगे तो यहाँ पे आंसर आता है बोथ द स्टेटमेंट समवेयर इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, यानी कि आपका लीडरशिप पे आता है ये वाला, जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल नीड्स है या पीपल का मैनेजमेंट स्किल है, सोशल नीड्स है, टेक्निकल स्किल्स है, ग्रुप प्रोसेसेस है या इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स है। तो इसमें आपको चूज करना है। जब ह्यूमन रिलेशंस, मैंने कहा था जब क्लास में कि जब भी हम ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं, इट डील्स विद द स्किल्स, इट डील्स विद द नॉलेज, इट डील्स ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड यानी कि पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, फिर आपका यहाँ पे सोशल स्किल्स हो गया, टेक्निकल स्किल नहीं है यहाँ पे आपका, एंड ग्रुप प्रोसेसेस हो गया। मतलब आपका ह्यूमन रिलेशंस है कि आपस में कितना आप अच्छे से, कि बेसिकली क्या होता है पीपल सेंटर्ड मैनेजमेंट होता है या सोशल नीड्स पे होता है, टीम वर्क कितना अच्छा आप लोग आपस में कर रहे हैं, ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप वर्क, ग्रुप कोलैबोरेशन, ये सब ह्यूमन रिलेशंस में आ गया। राइट, नैक फंक्शंस थ्रू इट्स, नैक का फंक्शन किससे होता है, बेसिकली दोनों से ही होता है, जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी दोनों ही एक अच्छे से भाग लेती हैं। नेक्स्ट देखिए, इन इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप स्टाइल जो है आपका वो किस पर एम्फेसाइज करता है, आप सभी को पता है, सीधा आंसर करूंगी कंसर्न फॉर बोथ, यानी कि टास्क से भी और आपसी रिलेशनशिप में भी से भी आपका सिचुएशनल लीडरशिप डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो 6 सिग्मा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जिसमें हम डिफाइन द प्रॉब्लम, कंट्रोल द प्रोसेस, कलेक्ट रेलिवेंट डेटा, एनालाइज द डेटा। तो अब यहाँ जब इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा करेक्ट ऑर्डर में, पहले हमने डिफाइन करना है, सेम सीक्वेंस जैसा दिया हुआ है वैसे ही आएगा। राइट, डीमैक के अकॉर्डिंग UNCRPD एम्फेसाइज्ड ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये क्वेश्चन जो है मैंने
मोस्टली 5 टाइम्स तो देखा है कि जो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल पे है, तो वो आपका आर्टिकल रहता है 5। ठीक है, आर्टिकल मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आर्टिकल में कंफ्यूजन है कि कितना कौन सा आर्टिकल करें तो थोड़े थोड़े बहुत कर लो, मतलब शुरू के 5-6 कर लो, लास्ट के 5 कर लो। एजुकेशन वाला भी इसमें एक आर्टिकल है, वो पढ़ लो कि उसमें क्या क्या बोला गया है, बाकी और डीप तो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं इंक्लूड दोज, उसके अंदर कौन इंक्लूड है? ठीक है, हियरिंग एंड विजुअल, जिनको सुनने में और दिखने में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर्स जो हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, टेम्पररी वाउंड्स, क्या आपको लगता है जिनके मान लीजिए चलते चलते गिर गया है तो आप उनको स्पेशल नीड्स में डालेंगे, तो वो नहीं होता। इसी इसी एग्जाम्पल से आप जो है थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड हाई टेम्परेचर से नहीं होता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं तो आपको फाइंड करना था। सो बेसिकली इसमें ना ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्चर्स भी स्पेशल नीड्स में नहीं आता, जैसे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, जैसे इसमें भी आपको अगर देखोगे ना, इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ना जो मुझे पेपर आया था वो बेसिकली थोड़ा सा ब्लर्ड था। ये बार बार एक सेकेंड दीजिए, तो उसमें ना ये ऑप्शंस बड़े ब्लर्ड थे तो ये थोड़ा सा मुझे ही लिखने में प्रॉब्लम हुआ। बट ठीक है, आपका यहाँ पे आप जो है हेयरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट्स, भाई तू मान टूटता फूटता रहता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द अमेंडेड वर्जन ऑफ द पर्सन पीडब्ल्यूडीपी, मतलब पीडब्ल्यू जो एक्ट था पीडब्ल्यूडी का 1995 का, उसका एक्सटेंडेड वर्जन मतलब अमेंड जो हुआ था हम सबको पता है, राइट वाला था, राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी 2016 में आया था, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। फिर आएगा पर्पस, बता दीजिए यूएनसीआरपीडी का, जो यूएन का यूएन कन्वेंशन जो हुआ था आपका राइट ऑफ पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसका मेन पर्पस क्या था कि प्रमोट करना पेट्रियोटिज्म, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, या इक्वालिटी लिबर्टी फ्रिटर्निटी, या प्रमोट द इक्वालिटी फ्रीडम रिस्पेक्ट पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म एंड डिग्निटी। ठीक है, तो जब आपने यूएन का हुआ था कन्वेंशन, उस दौरान पे हमारी इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना था, फ्रीडम को और आपसी रिस्पेक्ट को प्रमोट करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो एजर्शन आपको इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल पीपल, क्या सभी पे लागू होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आईसीएफ मॉडल एक्नॉलेजेस यूनिवर्सलिटी दैट एनीवन कैन एक्सपीरियंस सम डिसेबिलिटी। द वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपके भी पेपर आएंगे जेके पीएससी, सिमिलर क्वेश्चंस देख लेना। देखो दोनों ही ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेथड नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें से कौन सा है फॉर्मेटिव का? ऑप्शन आराम से पढ़ना, मैं आंसर शेयर कर रही हूँ। दैट इज मेकिंग मिड कोर्स करेक्शन, आपके मिड कोर्स में कोई भी करेक्शन हो रही है कोर्स के बीच में, वो आपका फॉर्मेटिव में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टफोलियो आपको बताना है। हाँ जी, रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स अचीवमेंट ओवर टाइम, has very high reliability, can be used for assessment of all types of learning, it motivates the students to learn, time required for portfolio assessment is the same other tool, enhances the self assessment। आपको स्ट्रेंथ बताना है पोर्टफोलियो असेसमेंट का, अपना ऑप्शन लगाना एंड देन आंसर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आता है, एक सेकेंड में इसका
हम्म सबसे पहले आता है इसका, ये रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स ओवर टाइम, देन उसके बाद रिलायबल या कैन बी हाईली रिलायबल, आप कैसे कह सकते हैं, मोटिवेट करता है, ये अपनी ही अचीवमेंट देख के बच्चा मोटिवेट होता है, खुद को सेल्फ असेसमेंट का बेसिक होता है कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो ये 3 ऑप्शन इसके स्ट्रेंथ में आते हैं, करेक्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड 9। अब एक स्टैंडर्ड 9th का बच्चा है, तो अगर समेटिव इवैल्यूएशन करना है तो क्या होगा, एनुअल एग्जामिनेशन होता है उनका। ठीक है, यहाँ देखो, अरेंज द स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन है ऑफ रुब्रिक फॉर लर्नर असेसमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है, यहाँ आपको रुब्रिक का कंस्ट्रक्शन, आपको रुब्रिक बताना है, सेट ऑफ क्राइटेरिया हम इसको बोलते हैं, सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर द लर्नर असेसमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो लिस्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर ईच क्राइटेरियन, डिसाइड द लर्निंग आउटकम्स, एड अ डिस्क्रिप्टर और न्यूमेरिकल स्कोर टू ईच परफॉर्मेंस लेवल। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है पहले पहले क्या होता है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन लेते हैं, सबसे पहले हम लर्निंग का आउटकम डिसाइड करते हैं, फिर हम परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया का लिस्ट बनाते हैं। ये मैं जो ये रूब्रिक वाला है ना, ये मैं स्टेप्स जो है नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया है। वहां पर भी आप जो भी नोट्स परचेज करते हैं, चाहे इधर यूजीसी वाले हो या जो भी हमारे जेकेपीएससी वाले हो, उनको सब मिलेगा। ये डिस्क्राइब द लेवल ऑफ क्वालिटी एंड देन हम उसके बाद स्कोर डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर एडी मॉडल है, हमने एश्योर मॉडल भी आ गया, सिक्स सिग्मा भी आ गया, सीके प्रहलाद भी आ गया, डिजाइन जो है हमारा एडी मॉडल का वो भी आ गया है। तो यहाँ आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा, बेसिकली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेप्स एग्जीक्यूटेड इन द डिजाइन फेज। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है डिजाइन फेज में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलाइन, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, काफी लंबा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, इजीली पढ़ना इसको। ठीक है, मैं आंसर शेयर कर रही हूँ इसका आपको। देखिए, डिजाइन जो फेज होता है जब हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल जो है बनाते हैं, तो उसके डिजाइन फेज में इंस्ट्रक्शंस की स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं कैसी होगी, क्या मीडिया मेथड्स होंगे, क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस, क्या टूल हम यूज करेंगे। सो इसका जो आंसर है आपका वो बनता है बी, कि डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज मीडिया एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन चैटिंग जो हम लोग करते हैं कैन बी क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब काफी देखिए ऑनलाइन चैटिंग की बात हो रही है, दिस वुड बी सिंक्रोनियस होता है। ऑनलाइन चैटिंग तो आप लाइव ही करेंगे। करेक्ट सीक्वेंस बता दीजिए मॉक के 4 क्वाड्रेंट्स का सीक्वेंस। अब आपने देखिए याद तो कर लिए क्वाड्रेंट क्या है, लेकिन सीक्वेंस नहीं किया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना था। तो सबसे पहले कंटेंट आता है, फिर ट्यूटोरियल, फिर डिस्कशन एंड देन फिर असेसमेंट आता है। ठीक है, कंटेंट कैसे प्रोवाइड होगा, कहाँ होगा। 37 में देखो, ब्लॉग्स आर इफेक्टिव। ब्लॉग्स जो लिखा जाता है, लिखते हैं लोग का, जैसे ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं या फूड ब्लॉग्स होते हैं, इफेक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजीज होते हैं। ऑब्वियसली वो अपने आप से यूज करते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स एक डायनामिक होता है इन नेचर। तो ये आपका रीजन असर्शन है। तो इसका जब करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो दोनों ट्रू हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर आपको बताना था एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उस दौरान हमारा ईटी आप समझ लीजिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, या कंप्यूटर के फंक्शन है, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस का रिकॉर्ड रखता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, कंपाइलिंग कर सकता है, लर्निंग टूल्स है, स्केड्यूलिंग द डेली एक्टिविटीज को स्केड्यूल कर सकता है, एंड डेटा एनालिसिस है बाय द लर्नर, बाय द लर्नर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनता है, इसमें भी मुझे थोड़े से ना ऑप्शंस वो लगे, देखिए रिकॉर्ड भी रखता है, रिजल्ट्स भी जो है,
सो बेसिकली अगर जो हमें लगता है वो है यहाँ पे फर्स्ट, एक मिनट मैं इसमें वो हटा देती हूँ, ठीक है। अब आपने जो बेसिकली मुझे लगता है जैसे कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस, एडमिन का काम है फाइनेंस रखना, फिर कंपाइलिंग रिजल्ट्स को कंपाइल करना, लर्निंग टूल नहीं है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है, स्केड्यूलिंग करना डेली एक्टिविटीज हो सकता है, एंड डेटा एनालिसिस बाय लर्नर मैंने पहले ही बोला था। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट बनते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज जो है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट। सिमिलरली नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो अगर आपको है कि हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, तो वो किस तरीके से आपके इंस्टीट्यूशन में हेल्प होगा, कैसे। सो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, making the curriculum reform, decentralization of authority, innovative instructional strategies, effective decision making, improved assessment technique, ये आता है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आप देखेंगे इसमें भी ऑप्शंस में थोड़ा बहुत है, जिसमें अगर हम एक सेकेंड में इसका इरेज करती हूँ, हाँ, अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, एंड देन उसके बाद इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। ये 3 ऑप्शंस करेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो और लेकिन ये 3 ऑप्शन करेक्ट तो बनते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, लेकिन यहाँ पे ना फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ वो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ये जो रिजल्ट लेने में प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। टेक्स्ट टू द स्पीच सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है, ये होता है डिस्लेक्सिया के बच्चों के लिए। द टर्म डिसएडवांटेज सेक्शंस जो होते हैं, डिसएडवांटेज सेक्शंस में कौन होते हैं, ऑलमोस्ट सभी आते हैं, SC ST वुमेन गर्ल्स माइनॉरिटीज एवरीवन। व्हाट शुड बी द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ इंक्लूजन फ्रेंडली स्कूल, इंक्लूजन जिसमें हम करते हैं उसमें जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होना चाहिए वो कोर्टयार्ड, पोर्टिको या रैंप या वेरांडा टाइप्स का होना चाहिए, तो वो रैंप टाइप का होना चाहिए जिसमें लोकोमोटर जो होते हैं डिसेबिलिटीज को हम लोग नीड को कैटर कर सके। फिर है यहाँ पे इंक्लूजन जो है, बैरियर ऑफ इंक्लूजन कौन से हैं, प्रेजुडियस है, सेंसिटिविटी, नेगेटिव एटीट्यूड, बुली करना, रेगुलर प्लान्स, पेरेंटल अवेयरनेस, ठीक है, वो चीज है। तो आंसर देखेंगे, आंसर में आता है प्रेजुडियस जो पुरानी सोच, नेगेटिव एटीट्यूड एंड बुलिंग, सारे नेगेटिव पॉइंट्स इसमें आपको चूज करने थे। व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट कैन बी प्राइमरली यूज्ड इन ऑर्डर टू डायग्नोज द स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रगल, स्ट्रगल को डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, बच्चों को इंटरव्यूज लेते हैं, बच्चे कहाँ प्रॉब्लम है, आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो दीज आर मोर बेनिफिट आपको देता है, जिससे हम बच्चों की जो लर्निंग की स्ट्रगल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें फॉर्मेटिव देंगे, बट द रियल आंसर इज इनफॉर्मल असेसमेंट। क्या होगा, इनफॉर्मल असेसमेंट। 45 देखेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलो फिरारे जो है यूज फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए यूज किया है, डिपॉजिटिंग इनटू द ब्रेन्स ऑफ स्टूडेंट, हम लोग क्या बच्चे के दिमाग में ठूस रहे हैं, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बैंकिंग, ठीक है। रुब्रिक इज अ यूजफुल, रुब्रिक इज अ यूजफुल ग्रेडिंग टूल है, ग्रेडिंग है या कोई सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज करता है तो मोर कंसिस्टेंट, रिलायबल और अनबायस्ड मैनर में है, सब्जेक्टिव मैनर में है, रोबस्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड सिस्टमैटिक में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। 47 आएगा, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज एम्फसाइज्ड इन एंड्रोगॉजी,
एंड्रोगॉजी का क्वेश्चन भी आ गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एंड्रोगॉजी में क्या कहता है, टीचर इवैल्यूएट्स द लर्निंग, करिकुलम रिवॉल्व्स अराउंड लाइफ, टीचर डिटरमाइंस ऑल टीचिंग एक्टिविटीज को डिटरमाइन करती है टीचर, तो सबसे बड़ा गलत है। लर्नर इज ड्रिवन बाय एक्सट्रिंसिक, क्या उसको कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करता है, ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होता है इसमें, नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा बनता है, अच्छा मैंने लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ा, सेल्फ डायरेक्टेड, मोस्टली ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है और लर्नर्स लाइफ सेंटर्ड करिकुलम होता है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके, ठीक है। टीचर नहीं होता है, टीचर का रोल इसमें है ही नहीं, टीचर इवैल्यूएट्स द लर्निंग, फर्स्ट ऑप्शन मैंने सिर्फ रीड के पर्पज से टिक कर दिया था, बट दिस इज नॉट द करेक्ट, ठीक है। जो आपके करेक्ट हैं इसमें वो आपको बता दिए हैं, वो है आपका करिकुलम और लाइफ के अराउंड होता है और एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, राइट। नेक्स्ट में इंटरैक्शन एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, जब हम इंटरैक्शन का एनालिसिस करते हैं तो ये मैं 2 पार्ट्स में लेके आऊंगी, 50 + 50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इंटरैक्शन एनालिसिस में कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग अ पर्सन ऑफ इंटरैक्शन between the communicator and receiver, interaction between the students and teachers, subjective method of observation। जब भी हम इंटरैक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना, सो हम कोडिंग और डी एनकोडिंग दोनों तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट लेके चलना। 49 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा कॉग्निशन स्ट्रैटेजी, इलेबोरेशन है, कॉन्सेप्ट मैपिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, फीडबैक करना, आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चनिंग करना। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 50 है, द डायलॉग मेथड इन क्रिटिकल, जस्ट अ मोमेंट, डायलॉग मेथड इन क्रिटिकल पैडागोजी रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, ध्यान से पढ़ना समझ में आ जाएगा। इट डज नॉट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, 2 स्टेटमेंट्स दिया है, ध्यान से पढ़ के इनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करना। मेरे अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है जो कि डायलॉग मेथड होता है, स्टेटमेंट 2 समवेयर जो होता है, क्यों, देखिए वैसे तो देखो फर्स्ट में बोला है क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर होती है, सेकेंड ऑप्शन में बोला डज नॉट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो या तो ऊपर वाला सही होगा या नीचे वाला, समझ रहे हो ना दोनों, जैसे सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ, या आपका ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं, मतलब दोनों करेक्ट और दोनों इनकरेक्ट नहीं होंगे, दोनों ऑपोजिट होंगे। और सही कौन सा है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी रहेगा। और हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं, जो जेके सेट का पेपर है जो 7 सितंबर को अभी अभी रिसेंटली आया था, वो हमने डिस्कस किया। 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच। उसके अंदर 50 क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको बहुत अच्छे। और अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी ना तो फिलॉसफी के क्वेश्चन आए, ना ही साइकोलॉजी के, ना ही रिसर्च के, जो क्वेश्चंस आए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से आए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हमने क्वेश्चन देखे, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस देखे, बट जो मेन पार्ट था, जो मैं शुरू के जो हमारी यूनिट्स हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, करिकुलम, ये वाले अभी टॉपिक्स नहीं आए, तो वो पार्ट 2 में मिलेंगे आपको। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। थैंक यू सो मच गाइस, एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।